नमस्ते, सुप्रभातम, कैसे हैं सब? सुबह सुबह उठ के आए हैं, एनर्जी है? जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हरिओम। बहुत बढ़िया। जय मां, हर हर महादेव। अच्छा, तो आप सब यहाँ पर विक्रम जी को सुनने आए हैं। बच्चे, आप कौन से क्लासेस में हो? 9th में हो। और हिस्ट्री में क्या पढ़ते हो? हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा है अब तक? पढ़ते हो हिस्ट्री? इतिहास है आपको? इतिहास में क्या पढ़ते हो? कौन से टॉपिक्स है? सिलेबस में क्या है? क्या बात है। हाँ, राइज ऑफ हिटलर। अच्छा, और सोशलिज्म। अच्छा, यूरोपियन हिस्ट्री आप सब पढ़ रहे हो आप लोग? ओहो, ओके, क्या बात है। आप सब यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो। पर आज हमारे साथ जो वक्ता हैं, जिनका जो मेरे मित्र हैं, मेरा ये सौभाग्य है कि आज मैं उनके साथ वार्तालाप कर पा रही हूं। ये स्वयं एक बहुत बड़े इतिहासकार है, हिस्टोरियन है, और वो इंडिक हिस्ट्री, भारतीय हिस्ट्री पर लिखते हैं। इनकी पुस्तकों का नाम आपको मालूम है? इनकी एक बहुत वेल नोन पुस्तक है सावरकर। आपने मूवी देखी है? कोई किसने एक्ट किया था मूवी में? हीरो कौन था मूवी का? अरे वाह, तो रणदीप हुडा ने जो मूवी में किया था वो पुस्तक के हीरो विक्रम जी हैं। जोर से तालियां हो जाए। तो आज का हमारा विषय है कि इतिहास को भारतीय दृष्टि से लिखा जाए, राइटिंग हिस्ट्री फ्रॉम एन इंडिक पर्सपेक्टिव। अब विक्रम जी जो है, जो मैंने कहा इतिहासकार हैं, पर ये बहुत सारी चीजें करते हैं। एक चीज जो इन्होंने की है, दिस इज फॉर ऑल द एल्डर्स एंड ऑल्सो किड्स, आपको ध्यान रखना चाहिए। ही हैज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड FIHCR, जिसमें वो सेकेंड लेवल ऑफ स्कॉलर्स तैयार कर रहे हैं हिस्ट्री के लिए। और इनका एक मिशन है, मिशन वाक्य जो है वो मैं पढ़ना चाहती हूँ और उससे शुरू करना चाहती हूँ विक्रम। Our mission is to redefine history, Indian history. To creating a new narrative is one of the points where he says to create a new fact-based narrative on Indian history from a nationalistic perspective and a truly Indic lens. इसको आप हमारे बच्चों के लिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे और इसकी क्या आवश्यकता है? इससे मैं शुरू करती हूँ, फिर हम एग्जाम्पल्स में जाएंगे। Thank you, Ami, for waking us all up on a fog-filled morning. I think it was necessary. And thanks to all of you who come so early in the morning. तो जो बच्चे यहाँ पे हैं, आप सच्ची बोलना, by raise of hands, how many of you have really liked history while you were studying in school or you are still studying in school? Teachers कुछ नहीं करेंगे, आप देखे मत उनकी तरफ. How many were really वन? शोभना जी, आप भी नहीं? मोहम्मद साहब तो आई एम श्योर ही वुड हैव लव्ड. तो यू हैड वेरी गुड हिस्ट्री टीचर्स. बच्चों में तो कोई नहीं. आपके हिस्ट्री टीचर हैं यहाँ पे? आई होप नॉट. फॉर पर्सन. ओके. यू आर एन ऑल राउंड गुड स्टूडेंट. तो आई मस्ट शेयर वन सीक्रेट कि वाइल आई वॉज ग्रोइंग अप, अगर कोई सब्जेक्ट था जो मुझे सबसे नीरस लगता था, जिसमें मुझे मैक्सिमम पनिशमेंट मिला, तो वो इतिहास के लिए था. हमेशा इतिहास के हर क्लास में मैं बाहर, नील डाउन आउटसाइड क्लास ही आई वुड बी फाउंड, बिकॉज ये सारे जो डिटेल्स हैं, कौन किसके बाद आया, किस ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया, हु इज हुज हस्बैंड वाइफ, ये सब यू फील इट इज सच एक्सट्रेनियस डिटेल्स जो हमारी जिंदगी से इसका कुछ ताल्लुकात नहीं है इसका. पर एज यू स्टार्ट ग्रोइंग अप एंड यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट ये एक ऐसा विषय नहीं है जो आप रट्टा मार के एग्जाम में यू प्यूक इट आउट एंड गेट सम मार्क्स. इतिहास एक दर्पण है, इट्स अ मिरर, जिसमें हम अपने आप को एक सभ्यता के तौर पे, एक सिविलाइजेशन, एक कल्चर, एक कंट्री, एज अ पीपल वी कैन आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स. तो जिस तरह से अगर एक दर्पण टूटा हुआ है, तो उसमें आप अपना
रिफ्लेक्शन कैसे आपको दिखेगा पूरा विकृत ना, एंड यू हैव ऑल दोज कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर्स जहाँ पे यू लुक very big or very small. Similarly, distorted history can actually change the manner in which we self identify ourselves as a country. And ये जो बात है कि इतिहास इतना प्रमुख है for a country, our colonial masters understood it very well. किसी को अगर किसी के मस्तिष्क पे अगर आपको अधिकार जमाना हो तो उनको अपना इतिहास भुलाना है या उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना है. There was a very famous English novelist called George Orwell who says, "He who controls the past controls the present and the future." जो अतीत पे जिसका अधिकार होता है वही वर्तमान और भविष्य दोनों पर उसका आधिपत्य होता है. तो and this was a trend which even the political class after independence understands, and to this day they understand. एंड इसीलिए इतिहास एक इतना ज्वलंत मुद्दा हो जाता है जिसमें इतनी सारी लड़ाइयाँ होती हैं. इट्स अ लाइव बैटल फील्ड. एंड सो इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, what is the perspective of looking at the past? And this becomes a little philosophical. ये, it has happened hundreds, thousands of years in the past. एक आधुनिक इतिहासकार अपने भूत को किस तरह से प्रतिबिंबित करने के लिए कुछ स्रोत होते हैं, सोर्सेज होते हैं. Now this could be textual sources, manuscripts, inscriptions, archaeological finds. With using all this, you reconstruct. पर एक भारत जैसा एक ऐसा देश जो हजारों सालों से चला आ रहा है, इसमें इतने सारे इन्वेजन्स हुए हैं बाहर से, बहुत सारे ये सोर्सेज जो हैं या तो नष्ट हो चुके हैं या आधे अधूरे हैं. कोई मैन्युस्क्रिप्ट को टर्माइट्स हैव ईटन, यू हैव ओनली फ्यू पेजेस ऑफ इट लेफ्ट, कुछ जला दिए गए हैं. बहुत सारी चीजें जो ऐसी हुई हैं, या कुछ और भी जो बायसेस दैट कम. अब राजा का एक बायोग्राफर है तो इट्स अ हेजियोग्राफी, उसका महिमा मंडन करके लिखेगा कि अरे ये तो ही वाज द बेस्ट इन द होल यूनिवर्स. तो एक देयर इज अ ट्रूथ व्हिच इज वन which goes through a filter of several layers of sources. These sources are incomplete or they are compromised. So आज का जो इतिहासकार उसका पुनर्निर्माण अगर उसको करना है तो यू आर ऑलरेडी हैविंग लॉट ऑफ लिमिटेशंस. उसके साथ साथ मेरे खुद के लिमिटेशंस भी आ सकते हैं इसमें कि आई डोंट नो द क्लासिकल लैंग्वेजेस मे बी इन विच दीज बुक्स आर रिटन. हमारा सारा इतिहास जो है ऐसी भाषाओं में, यही विडंबना है भारत की कि ऐसी भाषाओं में लिखी गई हैं जो हमको समझ नहीं आती. संस्कृत हो, पर्शियन हो, अरेबिक हो या एंशंट तमिल, सेन तमिल जो है उसमें हो, तो हम सिर्फ वो 250 इयर्स ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री के लेंस से उस इतिहास को देखते हैं थ्रू ट्रांसलेशंस. नाउ दीज ट्रांसलेशंस कुड बी फॉल्टी. संस्कृत की तो ये बहुत बड़ी पंडित है, विदुषी है. तो एक शब्द का 5-6 अर्थ हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट. तो ऐसे में उसके बलबूते पे हम पास्ट का पुनर्निर्माण कर रहे हैं. तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये कठिन काम है. एंड इट्स अ वेरी, यू कांट बी श्योर कि दिस इज द ट्रूथ because there are so many layers and levels of filters through which it comes. So I'm sure some of you in earlier classes आपने अंग्रेजी में एक पोएम पढ़ा होगा, द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट. तो क्या होता है, एक कमरे में एक हाथी आता है और 5 अंधे लोग हैं. उनको बोला जाता है कि आप बताइए हाथी कैसा दिखता है. तो एक अंधा जो है उसका कान पकड़ता है और बोलता है हाथी इज वेरी वाइड एंड वेरी थिन. Someone else catches the tail, वो बोलता है इट्स टू थिन एंड फ्लिम्जी. समवन कैचेस द टस्क और वो बोलता है बहुत ही नुकीला है हाथी. तो ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को पकड़ के उसका पुनर्निर्माण करने की कोशिश करते हैं. वो दे आर ऑल करेक्ट ऑल्सो, बट दे आर ऑल रॉन्ग ऑल्सो इन सम वे, बिकॉज द एलिफेंट हियर, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एलिफेंट इज द सम ऑफ द पार्ट्स of all their descriptions. So something very similar in history, where the elephant in the room is history. और हम सारे जो इतिहासकार कहलाते हैं खुद को, वी आर ऑल लाइक दैट ब्लाइंड मैन. वी आर ग्रोपिंग फॉर सम हिंट्स. एंड सो अलग अलग दृष्टिकोण होना इसमें जायज है. इट इज अ सब्जेक्ट, इट्स अ डिसिप्लिन वेयर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, मल्टीपल ओपिनियंस, डिपेंडिंग ऑन, एज आई सेड,
मुझे जो स्रोत मिले उसके बेसिस पे मैं रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, इन्हें कुछ और मिलेगा तो मेरा पूरा थ्योरी जो है उसका खंडन करके उसको कूड़ेदान में डाल सकते हैं। दैट इज द इंटेलेक्चुअल विगर एंड रिगर इन दिस डिसिप्लिन। पर दुर्भाग्यवश से क्या हुआ है, जैसे मैंने कहा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान जिस तरह से हमारे इतिहास को लिखा गया उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। बाद में एट इंडिपेंडेंस वी शुड हैव हैड अ चांस टू रेक्टिफाई दिस, बट जो नेहरूवादी और मार्क्सवादी इतिहास जो हम कहते हैं उसके चलते इस इतिहास को और तोड़ा मरोड़ा गया है। तो भारतीय दृष्टिकोण स्वतंत्र भारत में तो हैं, पर हम अभी भी उसी दृष्टिकोण से अपने इतिहास को देखते हैं जैसे हमारे कॉलोनियल मास्टर्स दे वर लुकिंग एट। सो अभी ऐसा नहीं है कि वी आर करेक्टिंग हिस्ट्री एंड सो ऑन, दिस इज जस्ट अनदर पर्सपेक्टिव। हमारे भारतीय फिलॉसफी में नेति नेति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, न इति न इति, दिस इज नॉट द फाइनल वर्ड। So there is another perspective of looking at it, and that is what people like me, several others, are trying to do to bring another lens to the way we look at Indian history. जो विक्रम ने बात कही है, मुझे पता नहीं बच्चों को कितनी समझ आई, बट ये जो बात कर रहा है ना, इसे ऑनेस्टी कहते हैं। टू से कि भाई इतना कुछ है, व्हाट वी आर मेकिंग और कंस्ट्रक्टिंग इज अनदर वे टू लुक एट इट, रादर देन सेइंग नहीं बस यही है। और यहीं पे प्रॉब्लम होता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण लेती हूँ कि इतिहास जो है ना, वो भले ही हम पुस्तक में पढ़ते हैं, बट इतिहास पुस्तक में नहीं है, इतिहास रोज हो रहा है। आपको पता है बांग्लादेश में क्या चल रहा है? सबको पता है? बच्चों आपको पता है? बहुत रिवॉल्यूशन चल रहा है, अपने लोगों को ही मार रहे हैं, अपने बिल्डिंग्स तोड़ रहे हैं। अब एक है शेख मुजीबुर रहमान, उनका नाम सुना आपने किसी ने भी? कौन है वो? हाँ, करेक्ट, दैट्स व्हाट वी थिंक, करेक्ट, फाउंडिंग, और हमने उनको मदद की थी जिसके कारण पाकिस्तान के अत्याचार से बांग्लादेश बना था। आज उन्हीं के कुछ लोग हैं, वो शेख मुजीबुर रहमान का नाम मिटाना चाहते हैं बिकॉज वो कहते हैं कि वो ऑपरेसर थे। सो हिस्ट्री एज वी नो इट इज बीइंग रीरिटन राइट नाउ एज वी टॉक। ठीक है, अलग अलग दृष्टिकोण भी है, पर उसमें कहीं ना कहीं सत्य की भी बात आनी चाहिए, जो कई बार नहीं आती है जब कोई केवल एक दृष्टिकोण लेता है। भारत की बात करते हैं, मैं काम करती हूँ महाभारत रामायण के क्षेत्र में। तो एक है आर्यन इन्वेजन, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, आप सबने सुना है उसके बारे में कि आर्यन बाहर से आए, आपको स्कूल में था, और बाहर से आर्यन आए और यहाँ पर जो द्रविडियन थे उनको भगा दिया। अब इस बात को कैसा उपयोग करते हैं कि महाभारत रामायण, रामायण की जो कथा है, हम तो उसे धर्म अधर्म की कथा मानते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, धर्म अधर्म नहीं है ये कुछ, ये तो एक आर्यन राम जो है वो द्रविडियन रावण को मारने आया था, इसलिए राम हमारे लिए भगवान नहीं है, वो तो केवल एक आर्यन कोई तो बाहर से आ गया था, जैसे आप कहते हो ब्रिटिशर्स बाहर से आए थे। अब ये क्या है? ये हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि ये आपको कहने में आ रहा है कि आपका कोई पास्ट है ही नहीं, राइट? एंड इस बात पे मैं विक्रम आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि एक तो पर्सपेक्टिव की बात है, बट दूसरा ये है कि क्या सत्य का कोई अर्थ है या केवल पर्सपेक्टिव ही है कि सच सच क्या है और वहां तक कैसे पहुंचे? भाई सत्य के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बट व्हाट यू सेड वाज वेरी पर्टिनेंट अमी, दैट किस तरह से लेट अस जस्ट गो थ्रू अ फ्यू डिस्टॉर्टेड एलिमेंट्स ऑफ हाउ वी वर टॉट हिस्ट्री। तो आप में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, शिक्षित वर्ग के लोग भी ऐसे होंगे जिनको हमेशा लगता है कि भारत नाम का कोई देश था ही नहीं, है ना? ब्रिटिश के आने के बाद ही, ओनली आफ्टर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, दे गेव अस एजुकेशन, दे गेव अस रेलवेज, दे गेव अस सिविलाइजेशन, कल्चर। तब तक तो हम सब लोग रजवाड़े, इतने सारे सैकड़ों रजवाड़े थे, सब एक दूसरे के साथ कटते मरते वी वर लिविंग। It is they who unified it. So the idea of India as a nation itself did not exist. ये अलग बात है कि यहाँ आने वाले सारे यूरोपियन कंपनीज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही जाने जाते थे, तो वो कौन सा इंडिया था जिसको ढूंढते हुए वो सब लोग आए, वो अलग बात है। पर अगर उसमें भी देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ नेशन एंड अ नेशन स्टेट, राष्ट्र और राज्य। The nation state can be defined by political borders, by a constitution, by laws, which we all subscribe to. And these political borders keep changing. 1947 से पहले जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का नक्शा था, वो 1947 के बाद बदल गया। Two parts on the left and right of India were created, and as Ami mentioned, 71 में वो भी बदल गया।
into another country itself. भारत के अंदर ही states like उत्तर प्रदेश हो या आंध्र प्रदेश, borders were created, new states were created. So political borders can keep changing. So nation state laws बदले जा सकते हैं, संशोधन हो सकते हैं संविधान में. तो those things are dynamic. But राष्ट्र जो है, nation, it is a common connection to a civilizational ethos जो शताब्दियों से ऐसे ही चली आ रही है. और उसमें अगर हम बोलें कि भारत नाम की कोई चिड़िया थी ही नहीं, तो आप अपने हमारे पुराणों में देखिए, विष्णु पुराण में, आई थिंक विच इज वन ऑफ द ओल्ड पुराण्स, कुछ लोग बोलते हैं 8वीं 9वीं शताब्दी, कुछ ईसा पूर्व के बारे में भी बोलते हैं उसके, तो उसमें वेरी क्लियरली इट इज इनंसिएटेड कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षतद भारतम नाम भारती यत्र संतति. हिमालय के नीचे और सागर के ऊपर का ये पूरा जो भूभाग है, ये सेक्रेड ज्योग्राफी जो है, उस वर्ष मतलब कंट्री, उसको भारत वर्ष कहते हैं और उसकी संतति भारतीय है. तो इससे ज्यादा क्लियर इनंसिएशन और क्या हो सकता है एक राष्ट्र का. और जो यहाँ गया में या कहीं और पूजा करते वक्त जो संकल्प हम लेते हैं, उसमें भी जम्बू द्वीपे, भारतवर्षे, भरतखंडे, तो पूरा वो लाइक अ GIS, you are kind of circumscribing yourself through a Google map कि मैं यहाँ बैठ के ये पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ. तो the idea was very clear in our ancestors' minds. and आप देखिए जो शक्तिपीठ हैं या ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 4 धाम हैं, they are all scattered all over the country. and आदि शंकराचार्य की बात करें तो 8वीं शताब्दी, some people have a different date for him, but starting from a small village in Kerala, और वो शायद जीवित थे कुछ 32-33 साल तक. He goes on a Digvijay across the length and breadth of this country, and he establishes 4 mutts in the 4 corners. दक्षिण में श्रृंगेरी, पूरब में पुरी, उत्तर में बद्री और पश्चिम में द्वारका. Why did he have to do that? He could have just established something in his little town of Kerala. He went across, and if you see north, south, east, west, he has literally circumscribed the geography through a cultural map of India. And केरल से जाने वाले एक आदमी को जब वो द्वारका गए थे या पुरी गए थे, उन्होंने नहीं कहा you are coming from another country, show me your visa or show me or attack you as a foreigner. सब लोगों ने उनको accept किया. So this is that common thread of acceptance which is there, and our ancestors united us not through laws. Politically you can be fighting. अभी भी political parties are there. दिल्ली में किसी पार्टी का सरकार है, किसी और बंगाल में किसी और का है, तो उनमें झगड़े अभी भी होते हैं. तो उस तरह उस टाइम पे युद्ध हुआ करते थे. That is another form of झगड़ा. But this common cultural circulation जो है, उसको, that is what is a राष्ट्र. And I think अटल बिहारी वाजपेयी जी used to say, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है. So it is that essence of India which the British never wanted us to understand. Obviously, as someone who has come from outside to colonize you, they want to tell you that we have given you civilization, we have unified you. Otherwise, आपकी तो हैसियत ही नहीं थी अपने आप को एक सूत्र में बांधने के लिए. तो but all these different things that we see, हम यात्राएं दक्षिण भारत से they go all the way to बद्री या केदारनाथ क्यों जाते थे? Could they not have gone to some temple there itself? और हर क्षेत्र अपने आप में उसको समेटता भी था कि दक्षिण काशी, काशी is so important, so तेंकाशी, there is काशी almost in every part of India. तो ये जो कल्चरल मार्कर्स हैं, सिविलाइजेशनल मेमोरी जो क्रिएट होता है, दैट इज व्हाट क्रिएट्स अ नेशन. एंड अ नेशन स्टेट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. आप यूरोपियन नेशनलिज्म, उसके लेंस से अगर आप भारतीय सभ्यता, भारतीय इतिहास को देखना शुरू करेंगे तो इट्स अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव. बट इंडिया हैज अ वेरी डिफरेंट लेंस ऑफ लुकिंग एट दिस. दिस इज सो ब्यूटिफुल. इन्होंने जो कहा, जो तीर्थ यात्रा की बात कही कि बद्रीनाथ जाते हैं, ये वो, क्या आपको पता है ये आज से नहीं जा रहे. इसके बारे में जब पांडव वनवास में हैं तब वो लोग बद्री का आश्रम गए हैं. जब अर्जुन 13 वर्ष, जो 12 वर्ष में द्रौपदी के साथ, मतलब वो जो हुआ था, एंड ही वेंट आउट, राइट, वो अकेले जब तीर्थ पे गए थे, तब वो गोकर्ण तक जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं. क्यों जा रहे हैं?
घूम फिर के पूरा कलिंग से नीचे गोकर्ण जाके फिर सौराष्ट्र जा रहे हैं, द्वारका जा रहे हैं। आज का नहीं है, ये इतने वर्षों से चला आ रहा है। और उसके पश्चात हमारे स्वयं के लोग ये कहते हैं कि भारत नहीं है। ब्रिटिशर्स का तो आप समझ सकते हो, राइट? और यही बात केवल ब्रिटिश हिस्ट्री तक सीमित नहीं है, उसके पहले जब हम जो मिडीवल हिस्ट्री देखे उसमें भी ये बहुत हुआ है। आपने टीपू सुल्तान पे बात करी है, तो मैं उस पर थोड़ा सा कहना चाहती हूँ। आपने टीपू सुल्तान का नाम सुना है बच्चों? कौन है वो? मैसूर के राजा। तो हम जब छोटे थे ना, जब मैं और विक्रम बच्चे थे, तभी एक सीरियल आती थी, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, और हम सबकी समझ उसी थी, वी हैड ग्लैमराइज्ड हिम। तो एक वर्ग जो है वो कहता है टीपू सुल्तान वाज अ फर्स्ट अमंग्स द इनिशियल फ्रीडम फाइटर्स, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने लड़ा, नेशनलिस्ट फ्रीडम फाइटर्स। वहीं पर एक कम्युनिटी है साउथ में, बहुत सारे हैं, जिसमें से एक है जो दिवाली नहीं मनाते, ठीक है? मेलकोटे आयंगार्स, मांड्या आयंगार्स उनको कहते हैं। आज के दिन तक दिवाली नहीं मनाते बिकॉज उनकी वो मेमोरी है कि दिवाली नरक चतुर्दशी के दिन हजारों की संख्या में टीपू सुल्तान ने उन लोगों को 700 लोगों को मार दिया था, मैसेकर किया था टीपू सुल्तान ने। उनका दिवाली के दिन आज तक वो लोग नहीं मनाते। कितने सारे मंदिर तोड़े हैं, कितने सारे लोगों का कन्वर्जन किया है, पर एक वर्ग ऐसा है जो कहता है नहीं नहीं वो तो ऐसे ही हो गया, वो कहीं किसी और मठ में पैसे भी देते थे। अब हाउ डू यू ब्रिंग दिस टुगेदर? एक है पर्सपेक्टिव, द वन पर्सपेक्टिव इज ही इज अ रिलीजियस फैनेटिक, द अदर पर्सपेक्टिव इज ही इज अ नेशनलिस्ट फ्रीडम फाइटर। बट अगर हम पर्सपेक्टिव्स के बीच लड़ते रहे तो हम उस समय के इतिहास को कैसे समझेंगे? एंड यू हैव एक्चुअली डन अ फैंटास्टिक जॉब ऑफ एक्चुअली ब्रिजिंग दैट गैप। तो मैं तो कहती हूँ कि आप जब इंडियन हिस्ट्री की बात करते हो विक्रम, आई थिंक यू बीइंग वेरी humble to say कि आप केवल एक पर्सपेक्टिव दिखा रहे हो। My having seen you work and seen your work, you have actually brought all these things together. आप दोनों बातों को कहते हो और उनका एक संयुक्त पिक्चर दिखाते हो, तो उसके विषय में कुछ हमें कहिए। So Ami, I think all of us, we are not black and white. हम में अच्छी बातें भी हैं, हम सब में कुछ ना कुछ कुरीतियां भी हैं. We should accept that. So, but I think this hero worship when we do of someone of the past, we gloss over all their negative characters. So it is a binary. Either he is a bigot or he is a freedom fighter. ऐसा नहीं होना चाहिए. He freedom fighter तो था नहीं, but he was a very brave soldier who fought against the British. Nonetheless, he didn't win a single war against them. He was killed also in the 4th Anglo-Mysore War. But he was brave. He was fighting constantly. But a freedom fighter who was actually taking French help to defeat the British, and the French were as colonial as the British were as well. So, and he was inviting the Zaman Shah of Afghanistan to invade India and have a 2-year battle, a jihad in the country. And then at the end of it, the whole subcontinent is divided between him and Zaman Shah as an Islamic caliphate. These are his own letters, by the way. The primary sources written in the protagonist's own words that tell you that. But still he is brave, so we do talk about that also. But then what are his failings? What you spoke about, the Mandya Mayangars. On the evening of Narak Chaturdashi, just before Diwali, he calls about 700 people to a temple in Srirangpatna for a feast. And while they are in the middle of their food, elephants are sent in from one door, the other doors are closed, and 700 लोग, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे, सबको कुचल के मार दिया गया उस दिन, because they were all Hindus. Now, to this day, as Ami said, it's 250 years of that terrible incident. जिस तरह जलियांवाला बाग के बारे में आज भी हम we feel very strongly about it because the innocent victims were fired upon by General Dyer. Similar kind of memory lingers in the minds of people, and they don't celebrate Diwali while all of us are celebrating Diwali. That particular community, they do it, I think, a week or so later. Similarly, the Christians in Mangalore, they too have terrible memories of this past. So इसलिए reconstructing the past, you have to mention it with a certain sense of objectivity. कि किसी भी आदमी या औरत जो शासक थे particularly, क्या क्या उन्होंने अच्छी बातें की और क्या क्या बुरी चीजें उनके शासनकाल में हुआ. Talking about that is very important. I think what we have done, and this is particularly true post independence. देखिए आज हम, and this brings a larger picture of the way we distort our history.
we feel talking about excesses of the past is somehow going to upset today's social circumstance. My constant question is, why should that happen? Now, very frankly and candidly, we talk about जो ब्रिटिश लोगों ने जो अत्याचार किए, कॉर्नवालिस हो या द फैमिन दैट चर्चिल कॉज्ड इन बंगाल, मिलियंस डाइड, हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं बेबाकी से। वो करते हुए हम ये नहीं सोचते कि ये चीज़ें अगर हम बोलें तो भारत के क्रिश्चियंस को बुरा लग जाएगा, बिकॉज दे वर ऑल्सो ऑफ द सेम रिलीजन एज द ब्रिटिश। बट हम ये कभी नहीं सोचते, हमारे सारे फिल्मों में भी द विलन इज ऑलवेज द ब्रिटिश, दुगुना लगाम तुमको देना पड़ेगा, इन दैट वेरी डिफरेंट एक्सेंट वो बोलेंगे। तो बट व्हेन इट कम्स टू द इस्लामिक इन्वेडर्स हु केम टू इंडिया राइट फ्रॉम गजनी, घोरी, टीपू सुल्तान, बारबेरियंस लाइक औरंगजेब, तिमूर, इन सब के बारे में जो सच्चाई है उसको बोलते हुए हमें कुछ डर लग जाता है कि इसको अगर हम बताएं तो आज के कम्युनिटीज को इससे ठेस पहुंचेगा। वेरी क्लियरली द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया विल फील uncomfortable. But why should they feel uncomfortable? They have nothing to do with these barbarians. I again and again tell this in several places that a young Muslim boy or girl today in India is not responsible for the excesses committed by these people. That albatross does not hang on his or her shoulder. But the converse is also true, that they should not look at these people as their role models or heroes to be eulogized. And to make that, you don't have to whitewash history and tell कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये सब अतिशयोक्ति है। इसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं। We have Mahmud Ghazni, who comes and attacks India so many times. वो सोमनाथ जाता है और वहाँ जो गुजरात का जो चालुक्य वंश के राजा थे भीमदेव, वो भाग गए हैं इसको देख के, एंड सो वेरी इजीली वो अनिहलापटन से जाते हुए सोमनाथ पहुंचता है। और वहां जाके वो अचंभित रह जाता है कि ऑलमोस्ट 500 जो सामान्य हिंदू थे, जो कृषक कम्युनिटी, फार्मर्स, वर्कर्स, अपने वेरी रूडिमेंट्री वेपन सब लेके वहां अपने मंदिर की प्रतिरक्षा के लिए खड़े हुए हैं। तो इट टेक्स हिम 3 days टू डिफीट एंड किल ऑल ऑफ दीज पीपल। ही डिडंट एक्सपेक्ट, बिकॉज द राजा ही भाग गया है तो बहुत आसानी से वहां जा सकता है। तो टुडेज हिस्टोरियंस एंड people like Professor Romila Thapar and others have spoken about Somnath, and she tells us that this was not for theological reasons. वो धर्म के लिए नहीं आया, वो वहाँ बहुत धन था जो the corrupt Brahmins were looting the people and putting all the money in the temples. तो उसको लेने के लिए मोहम्मद गजनी came. But what do उसके समकालीन जो इतिहासकार थे, उसके साथ जो आए हुए अल-बरूनी हो और उसके बाद फरिश्ता, मिनहाज सिराज, ये कंटेम्प्रेरी अकाउंट्स हैं, या तो उस टाइम के या थोड़े दिन बाद। तो दे हैव अकम्पनीड हिम, वो दे डिस्क्राइब दिस सीन आंखों देखा हाल। मोहम्मद गजनी 3 दिन इन सबको मार के वो गर्भगृह की तरफ जाता है, और फिर सारे जो पुजारी हैं वहां दौड़ के आते हैं और बोलते हैं कि तुम तो लुटेरे हो, तुम्हें केवल धन चाहिए, तो जितना धन है तुम लेके चले जाओ यहाँ से। तो वो हंसते हुए बोलता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा नाम इतिहास में बुतों या मूर्तियों के व्यापारी के तौर पे रखा जाएगा, जबकि मैं चाहता हूं कि माय लेगेसी शुड बी एज एन आइडल ब्रेकर और अ बुत शिकन। तो इन सब के जैसे डॉक्टर मैं डालता हूं अपने प्रीफिक्स में, उसी तरह सिकंदर बुत शिकन, मैंने इतने बुतों को, मूर्तियों को तोड़ा। ऐसे गर्व से गाजे बाजे के साथ वो लोग अपने इतिहास में दे राइट अबाउट इट। सेम विद टिपू सुल्तान, वो बोलता है कि मैंने कैलिकट में 1 लाख इनफिडल्स, काफिरों को मैंने धर्मांतरित किया है। तो सेम विथ मोहम्मद गजनी, घोरिया, जो भी हो, दे टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन सेइंग दैट वी हैव डिस्ट्रॉयड दिस बिकॉज दैट इज व्हाट दे थिंक इज द राइट थिंग टू डू। बट आज के इतिहासकार उसको लेपापोती करके नहीं नहीं ऐसा हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ चीज था ही नहीं, आई एम श्योर मोहम्मद गजनी। अरे भाई, वो खुद बोल रहा है कि मैंने धन के लिए नहीं, मैंने I wanted to break this idol. So when that is the case, why do we have to give cover fire for this? And the biggest vidambana जो है इतिहास का, जहाँ हम बैठे हैं in the wonderful place, the पावन भूमि of Nalanda, आप सबको पता है यहाँ पे the Harvard, the Oxford of India, the Princeton of India of those days, the Nalanda Mahavihar was there, where people from all over the world were coming.
फाहियान, ह्यून सांग, so many of these people. बख्तियार खिलजी आता है यहाँ पे और नालंदा का ध्वंस करता है और कहा जाता है मिन्हाज सिराज में कि ऑलमोस्ट फॉर 4-5 months, some say even 6 months तक जो पांडुलिपियां थी वहाँ, manuscripts, they kept burning. So that was the amount of knowledge that was destroyed right here, very close to where we are sitting. And you just go out of Nalanda ruins, the town is named Bakhtiyarpur, named after the person who destroyed your biggest university, your greatest university. आप दुनिया में कोई एक देश मुझे बता दीजिए जहां पे आपके ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड और प्रिंसटन को किसी ने तोड़ा है, उसको जलाया है, उसका महिमा मंडन करके हम एक सिटी को उसके नाम न्यौछावर करते हैं. आप एक देश बता दीजिए. तो दैट इज द sad reality of all of us. None of us think about it because historical amnesia जो है, विस्मरण इतना ज्यादा है कि हम उसके बारे में सोचते ही नहीं कि ये बख्तियारपुर किसके नाम पे बना है, क्या इसका नाम बदलना नहीं चाहिए. तो ये चीज जो है, that is the sad irony of Indian history. Actually, Vikram, do you want to also add to this ki how it was twisted to say some poor Brahmins actually burned Nalanda? Oh, yeah. There was this. तो हिस्ट्री को रीराइट कैसे किया जाता है? क्योंकि जो कहते हैं ना कि इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल, आप किसी को बुरा मत कहो नहीं तो वैमनस हो जाएगा, एनिमिटी हो जाएगा. इसीलिए जो एक्चुअली अच्छे थे उनको आप बुरा दिखाओ. तो ये जो उन्होंने बख्तियारपुर खिलजी की बात कही, इसको हिस्टोरियंस, एकेडमिक हिस्टोरियंस से किस प्रकार ट्विस्ट किया वो आप बताइए. I'll give 2 examples of that. बहुत सारे examples हैं. एक तो सोमनाथ का मैंने बता ही दिया था, पर even the बख्तियारपुर, the Nalanda burning incident, this happened in the 12th century. But 15th-16th century में तारानाथ नाम का एक Tibetan scholar comes, and by then I think there's a lot of political differences between India then and Tibet, and he writes this very very strange kind of story. वैसे 2 ब्राह्मण जो बेगर्स थे वो नालंदा महाविहार में आते हैं, and I believe those days Nalanda was such a great seat of learning that even the security guards, they would do shastrarth with you. You will be allowed entry only if you answer our questions. So they asked these 2 Brahmin bhikshus that answer our questions, and they failed miserably. And then that security guard laughs at this person, saying, "Arey, you call yourself a Brahmin Pandit, you don't even know this, and you're not allowed entry." तो उससे इतना उनको ठेस पहुंचा कि उन्होंने वहां तपस्या की और अपनी तपस्या से अग्नि प्रज्वलित करके वो आग के गोले जो हैं वो नालंदा महाविहार पर फेंक दिया. ये तारानाथ बोलते हैं. एंड देन वहां अंदर से जो भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु, जबकि नालंदा में नॉट ओनली बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस बट वैदिक स्टडीज वर आल्सो इक्वली स्टडीड देयर. तो वो वहां कुछ और तपस्या करके वो जल ले आते हैं और उस like you have those Ramayan of the 90s, दोनों तरफ से एक arrow आ रहा है और it's clashing with each other, उस तरह से कुछ होता है. ये तारानाथ has written that. Now that is okay, that is 15th-16th century का fantasy stories. But as late as a couple of years ago, you have a modern historian like Professor D.N. Jha, who uses the same story to make it like a casteist issue, saying the Brahmins constantly persecuted the Buddhists. There is absolutely no truth in that fact. पहले तो ये ism डाल के जो all the faiths of India, they were not isms at all. हमारे दर्शन थे, philosophical strands. षड दर्शन are the what are called as the orthodox faiths, which have a lot of adherence to the Vedic traditions. इसमें न्याय, सांख्य, वैशेषिका, मीमांसा ये सब आते हैं. And then there are नास्तिक पंथ जो हेटेरोडॉक्स ट्रेडिशंस हैं, and that includes बौद्ध, जैन, आजीविका, all these श्रमणास. So but even within the Shad Darshanas, Nyaya had lot of differences with Vaisheshika debated with Sankhya. The way of settling an intellectual counterpoint was not through violence, not through the sword, but through शास्त्रार्थ. शंकराचार्य खुद मंडन मिश्रा के साथ महीनों तक शास्त्रार्थ करके उनको हराते हैं, not by taking a sword and cutting off and say, if you don't agree to my viewpoint, I will kill you or I will break your
thing. So this persecution का जो चीज हमें डाला गया है कि हिंदुओं ने बौद्धों पे अत्याचार किया, that has no historical basis. There could be few instances of Hindu rulers who could have done it out of their own, जो भी deranged mind. कश्मीर का एक राजा हर्ष शाह, then they talk about Pushyamitra Shunga, but that is not completely true. There are others like Shashanka in the Gauda dynasty of Bengal. They did break some stupas and so on. But was there a theological sanction कि किसी किताब में लिखा है कि आप जाओ और जो आपसे सहमति नहीं रखते उनके स्तूपों को या उनको तोड़ो, उनको मार डालो? ऐसा नहीं था. तो दिस काइंड ऑफ जो वैमनस्यता आज के समुदायों में, वही लोग जो बोलते हैं कि अगर औरंगजेब या टिप्पू इनके बारे में बताएंगे तो वैमनस्यता इंक्रीज होगा, वही लोग इसी चीज को भी बोलते हैं. सो दैट इज द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द टू. देयर इज अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग example of this distortion. We know that Aurangzeb in the Masire Alamgiri, that is the official record, Saki Mustad Khan उसका कोर्टियर था, तो all the दस्तावेज जो थे औरंगजेब के दरबार में, उसको लेके उन्होंने साकी मुस्तैद खान ने एक किताब लिखी कॉल्ड मासिरे आलमगिरी. दिस हैज ऑल द बादशाह के फरमान. तो अप्रैल 1669 ही सेंड्स अ फरमान सेइंग गो टू बनारस, हट्टा, मुल्तान, ये सारी जगहों में जहाँ पे ये दुष्ट ब्राह्मण जो हैं अपनी गुरुकुल और जो मंदिर हैं वो चला रहे हैं, उसको नाश कर दो. And September 1669, you have a return letter from Banaras coming to the Badshah saying आपके आदेश अनुसार काशी में सारे मंदिर हमने तोड़ दिए, इंक्लूडिंग द टेम्पल ऑफ विश्वनाथ. विश्वनाथ का अपभ्रंश है, विश्वनाथ का मंदिर भी हमने तोड़ दिया. सो दिस इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट ऑफ औरंगजेब. बट इसको आते 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 आप देखिए कि जस्ट अराउंड द टाइम ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस you had this scholar, a great, ancient medieval Indian scholar, archaeologist, जो भी है, called Dr. Bishambar Nath Pandey. He was a Congress leader. He was a governor of, I think, Odisha and other places. तो वो अपने एक किताब में लिखते हैं कि why was काशी विश्वनाथ मंदिर destroyed? उसका एक story वो बोलते हैं. And it's a fairy tale. It is a fairy tale as you will understand. कि वो बोलते हैं कोई उसमें ईस्वी वगैरह नहीं देते. वंस अपॉन अ टाइम औरंगजेब वेंट ऑन अ लॉन्ग कूच करने, ही वेंट ऑल द वे टू बंगाल. एक तो पहले औरंगजेब की किसी भी ऑथराइज्ड बायोग्राफी में वो खुद बंगाल कभी नहीं गया. ही ऑलवेज सेंट हिज सिपाही सालार टू गो देयर. बट ठीक है, फेरी टेल्स में ऑल डिफरेंसेस आर अलाउड, सो ही गोज देयर. तो अपने साथ वो राजपूताना के सारे जो हिंदू राजा थे उनको भी साथ लेके जा रहे हैं टू बंगाल. Now on the way from Agra, Varanasi comes on the way. Then all these Rajputs, they say, Shahenshah, this is a very, sacred place for us. Can we stop and do puja to Vishwanath ji? So Aurangzeb is a very secular, golden-hearted, wonderful ruler. तो he says, चलो ठीक है, हम यहाँ रुक जाते हैं. और रात को वो सब रुकते हैं. And then it so happens that the same rajas who asked for permission, वो लोग नहीं जाते पूजा के लिए. अपनी रानियां जो हैं उनको भेजा गया है, उनको वो वहां भेजते हैं पूजा के लिए. And राजपुताना के रानी, they go without bodyguards or soldiers accompanying them to do the puja. गंगा में नहा के वो जाके पूजा उजा करके वापस आते हैं. Then a head count is done of who are the people who are left. Now one Rani is missing in this, who is Kutch की महारानी. So everybody looks for her. कहाँ गई ये महारानी, etc. She is not to be found. Aurangzeb is really angry. He sends his soldiers, and it so happens like almost those Bollywood 1950s के जो movies थे, वो जाके काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के बगल में एक दीवार है जो उसको ऐसे टच करते हैं तो it starts sliding. एंड दीवार स्लाइड होके नीचे एक बड़ा सुरंग है, वहां ये लोग जाते हैं सोल्जर्स. एंड देयर यू फाइंड द पुअर कच्छ की रानी नग्नावस्था में. शी इज फुली विदाउट ऑर्नामेंट्स, विदाउट क्लोथ्स, एंड शी इज क्राइंग. एंड दीज फेलोज आस्क हर व्हाट हैपेंड टू यू, हु डिड दिस? एंड नो प्राइजेस फॉर गेसिंग. शी सेज इट इज द विकेड ब्राह्मण पुजारी जो यहाँ थे, दे हैव डन दिस टू मी. दिस इज कॉमन प्रैक्टिस फॉर देम. they
जो धनी व्यापारी आते हैं, जो रिच पिलग्रिम्स, very naturally they keep molesting them and looting them. And then these people come back and complain to Aurangzeb, and all the Rajput kings are so angry. The other Ranis are so angry. They say, Jahanpanah, this is a temple of Satan. Isko tod dijiye aap. Aurangzeb just doesn't want to do it. He's such a kind-hearted ruler. He doesn't want to do it. They all force him, no, no, you must do it, you must do it. So finally, under public pressure, poor Aurangzeb goes and destroys the Kashi Vishwanath Mandir. अब मथुरा में कौन सी रानी फंसी हुई थी, या सोमनाथ जो उसने तोड़ा वहां कौन सी रानी फंसी हुई थी, वो अलग बात है. उसके लिए अलग अलग और स्टोरीज आपको गढ़ने पड़ेंगे. नाउ इन हिस्ट्री व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनी इंसिडेंट वी हैव टू गिव अ साइटेशन. सोर्स कहाँ है आपके? तो बिशंबर नाथ पांडे जी का ये जो ललित कहानी है, उसका सोर्स अगर हम देखने चलें तो वी गो बैक टू पट्टाभी सीतारामैया, हु इज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ पोस्ट प्री इंडिपेंडेंस टाइम. वो अपने किताब में लिखते हैं कॉल्ड फेदर्स एंड स्टोन, वेयर दे से यू नो दिस स्टोरी ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल. This is produced in a very rare manuscript which is in Lucknow with a friend of mine who knows a mullah who has this manuscript. Now the mullah died or something, and then my friend could not get the manuscript from him. But this is a lok vidit kahani hai. Everybody knows this, that this is the reason why the Vishwanath Mandir was destroyed. Now, unknown mullah, unknown friend, अननोन मैन्युस्क्रिप्ट का नाम भी नहीं है, उस बेसिस पे ये कहानी गढ़ी गई कि इस वजह से यू नो औरंगजेब डिस्ट्रॉयड दिस टेम्पल. एंड यू नो यू रिपीट वन लाई 100 times. मैं कुछ बोलूंगा, अमी विल कोट मी, देन ही विल कोट बोथ ऑफ अस, देन समवन एल्स विल कोट ऑल ऑफ अस. तो एक झूठ को आप अगर 100 बार बोल दें तो वो सच लगने लगता है. तो इसी तरह से यू विल बी सरप्राइज टू नो देयर आर सम PhDs on the subject which include this कच्छ की महारानी का स्टोरी, जबकि औरंगजेब के खुद के दस्तावेज हैं कि मैंने उसको तोड़ा. अब औरंगजेब खुद कब्र से भी निकल के आके आज बोले कि हाँ भाई मैंने तोड़ा है इसको और बहुत गर्व से मैंने तोड़ा, तो आज के हमारे इतिहासकार बोलेंगे नहीं नहीं आप चुप रहिए, आपको तो आप भूल गए हैं शायद. तो हम आपको बताते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है. सो आई थिंक दिस इज द यू नो सैड स्टोरी ऑफ डिस्टॉर्शन. So we will take questions, but I want to say something. विक्रम ने शुरू करा कि पर्सपेक्टिव मतलब क्या. उन्होंने कहा कि एक हाथी है और कोई हाथी की पूंछ पकड़ता है, कोई कान पकड़ता है, कोई सूंड पकड़ता है और कहता है नहीं नहीं हाथी ये है. पर पता है जो हिस्ट्री पढ़ाया गया है हमको, उसमें वो कहते हैं नहीं नहीं हाथी दूध देता है. क्यों? क्योंकि वो हाथी को भी नहीं देख रहे हैं, वो किसी गाय को देख रहे हैं और आपको बताया जा रहा है वो हाथी है. ये आपके साथ हुआ है, ये छलावा हुआ है बहुत ज्यादा हिस्ट्री में. तो जो विक्रम काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग, और क्योंकि मैं महाभारत रामायण में काम करती हूँ इसलिए मुझे इस बारे में अवश्य बोलना है. टेकिंग इट फ्रॉम हिम. महाभारत रामायण अधिकतर लोग जो जानते हैं और उस पर लिखते हैं, ये इसका पर्सपेक्टिव है, ये द्रौपदी का पर्सपेक्टिव है, ये कर्ण का पर्सपेक्टिव है. लोग पैलेस ऑफ इल्यूजन्स नामक फिक्शन बुक जो क्लियरली फिक्शन है उसको लेकर पेपर्स लिखते हैं कि कितना अत्याचारी था भारतीय समाज, जबकि पैलेस ऑफ इल्यूजन्स फिक्शन है, पूरे का पूरा फिक्शन है. मृत्युंजय फिक्शन है, बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं. तो आपको कोई ये कहे ना कि अरे रे भले ही सारे ओरिजिनल सोर्सेज मसाई आलमगीरी हो या टीपू सुल्तान के कॉरेस्पॉन्डेंस हो, वो सब होने दो, पर एक हमारा दृष्टिकोण है कि इसमें ऐसा हुआ था जिसमें आप बुरे थे. आपको ये पूछना है भाई आपको पता कैसे चला कि पर्सपेक्टिव सच है क्या गलत है? आपको द्रौपदी ने आके बताया था क्या, या आपको औरंगजेब ने आके बताया था क्या? नहीं, ये आपका है, आप फिक्शन लिख रहे हो. और ये समझ जो पढ़ रहा है उसे होनी चाहिए. बुद्धि बंद करके मत पढ़िए और सब कुछ पढ़िए, केवल ये पढ़िए केवल वो पढ़िए, ऐसा नहीं है. सब कुछ पढ़िए, बुद्धि खुली रखकर पढ़िए, स्पेशली जब इतिहास की बात आती है. तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, उसके बाद हम Q&A लेते हैं. विक्रम, एक है जो बहुत सारा इंडिक विंग के लिए क्रिटिसिज्म होता था कि भाई आप लोग केवल आउटरीच करते हो, आप स्वयं से कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, आप केवल क्रिटिसाइज करते हो. एंड दैट यूज्ड टू बी अ वैलिड क्रिटिसिज्म. ठीक है, आप क्रिटिसाइज करना इजी है, बट क्या आप कुछ क्रिएट कर रहे हो? तो ये आपने करा है. आप हो, मीनाक्षी जी इतने वर्षों से कर रहे हैं, आभास बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट इट डजंट स्टॉप देयर, राइट? इंस्टीट्यूशनली हमारे पास देयर वाज अ वॉइड जिसके लिए आपने काम करने का प्रयत्न किया है, आपकी जो इंस्टीट्यूशन है FIHCR.
तो उसके विषय में कुछ बताइए, ताकि आज जो यहाँ बच्चे बैठे हैं और उनको इतिहास में रुचि हो, कल्चर में रुचि हो, तो वो किस प्रकार इससे जुड़ पाएँ और आगे अपना काम कर पाएँ? Sure. So, Ami, I think it was the same motivation which you mentioned कि हम all the time we keep complaining. ऐसे बहुत सारे मैं अगले 2 घंटे के लिए बैठ के इन्होंने ऐसा किया, रोमिला जी ने ऐसा किया, इरफान हबीब साहब ने ऐसा किया. We can keep on talking about it. यहाँ Dr. K.K. Mohammed is also there. You should read his autobiography as someone who was so deeply involved in the excavations of the Ram Mandir in Ayodhya. He also writes about how the Muslims were also very conciliatory to give the site away, but it was the leftist historians who kept egging them कि नहीं नहीं we will produce the evidence in your favor, so don't give up so easily. And इससे जो वैमनस्यता पूरे देश में फैला after the demolition and so on. So these could be far-reaching impacts on today's social harmony if history is distorted. So, but what is a constructive approach to that? Do we just keep criticizing, someone has done this, that, and keep? What is your output to this? When you're on the last day of your life, your conscience should be clear कि मैंने कुछ तो कोशिश किया इसके लिए अपने beyond what I or you or individuals we are writing. तो इसी भावना से we started this organization called Foundation for Indian Historical and Cultural Research, FIHCR. FIHCR.org इसका website है, you can have a look at it. It is to foster new scholarship in Indian history, and we do that through multiple means, and it is evidence-based, scientifically verifiable history that we're looking at. So we do it through various means. One is a fellowship model, where we have instituted a fellowship in the name of Sir Jadunath Sarkar, the very celebrated nationalist historian. Jadunath Sarkar ji ho ya R.C. Majumdar and several others, we've forgotten their works today altogether. Even their books are out of print. So in his name, we have started this, and it's open to the whole country. Anybody who's a graduate, they can apply for this. And there's a rigorous process of selection. And after that, we select, in the first batch, we selected 6 people. In the second batch, about 11 scholars. And all of them are given a generous grant of about 15 lakhs over the course of 1 year. And the only ask, and during that 1 year, we also mentor them, we connect them to various institutions, to publishers. Millie is here from Penguin, my publishing house, and she has spoken to these scholars. So we mentor them constantly. And the only ask from them is at the end of the fellowship, they bring out a publish-worthy manuscript. So हर साल अगर 10 और किताबें, 6 और किताबें इसमें जुड़ते जाएं, so then at least the readers have an a la carte menu. कि बहुत सारी चीजें हैं, आप सेलेक्ट कीजिए, आपको ये पढ़ना है या वो पढ़ना है. आप सब चीज, as Ami said, you read everything and make up your own mind. All of us are intelligent human beings. We don't have to be spoon-fed the details in a particular manner. So the fellowship is one thing. The other part is called the research and projects team, where we have multidisciplinary projects incubated in educational institutions. And we're very happy to let you know that the first project was incubated here in Nalanda, at the Nalanda University, where in a multidisciplinary format, we are investigating the rise and fall of Buddhism in Bharat, because that is a very important thing, as I mentioned, the schisms that are created between the communities. So there, along with a modern historian, there is also an archaeologist. Historians and archaeologists never talk to each other. Then to access the primary sources in their original, we have a Sanskrit Pandit, a Pali scholar, a Prakrit scholar, a Tibetan scholar, all of them working together, looking at the primary sources in their original and producing a volume on this. 3 volumes are going to come out of this. We have other projects on the debunking the Aryan invasion myth, which is not a history problem. It has archaeology in it, it has genetics and molecular biology in it, it has metallurgy, it has archaeology. Several disciplines have to sit together, break their heads and come out with a cogent narrative. That is what that project will do. ऐसे बहुत सारे multiple projects we run. But most importantly, all of this research, if it just remains in textbooks and books on library shelves where no one will, look at them, particularly this group here, the young of India, there is no use. We can talk like this for hours, but it will make no impact on anyone. So one vertical that we have is called Yuva, which is for children and young adults
to make history interesting and exciting for all of them. Now it doesn't become that same boring subject where at least आप लोग या आपकी अगली पीढ़ी मेरे जैसे क्लास के बाहर नील डाउन नहीं करते दिखेंगे कि अरे बाप रे इतिहास इज सच अ बोरिंग सब्जेक्ट. तो talk to them in the language they understand. If it is through Instagram reels, if it is through short capsules of truth bombs that you put on them, so be it. But it should not be what is called as WhatsApp history. कुछ भी आप लिख लो कि it goes in the form of this device which has its pros and cons. इससे information भी मिलता है, disinformation भी बहुत ज़्यादा मिलता है. So certified, research material, how do you disseminate it? So for that we are doing multiple things using AI and virtual reality, VR. We've tied up with a company which actually creates these virtual reality animations. आप उसको लगा लो और आप देखो कि अभी जो POK में जो ruins में है शारदा पीठ, based on the textual sources, how would it have looked when Shankaracharya ji went and established it? So that reconstruction the child can put and actually visualize. And as a 46-year-old man, I myself was very fascinated to see it. So I can imagine what it would be for young people. कि बृहदीश्वरा मंदिर उसके अंदर आप अगर खुद जा रहे हैं उसके शिखर पे, how would it look for the entire Tanjavur? And after that, a small lecture on Chola history and so on. So that will make history a little more interesting. We are bringing out books, animation films, and using AI, how to translate all of this content into multiple Bharatiya bhasha. That is also equally important. Along with a friend called Sandeep, I've started a initiative called NAV AI, navigating AI across vocabularies, where using the AI technology very quickly we can translate content into Indian languages, because 5% of India understands and consumes English content. The rest of India, भारत की जो आत्मा है वो भारतीय भाषाओं में बसता है. अगर आपका मैसेज लोगों तक पहुंचना है तो आपको भारतीय भाषा में ही उसका प्रसारण करना है. So all of this are being done. We also have an archival unit where there is a unit called the Archive of Indian Music, which is perhaps India's first digital sound archive for vintage gramophone records from 1902, when recording technology first came to India. All these records are found today in chor bazaars and raddi shops, not uncared for by anyone. So अगर आप साउंड क्लाउड जो है उसमें जाके आर्काइव ऑफ इंडियन म्यूजिक टाइप करें तो about 2000 of these tracks are available for free listening from your confines of your home. These include classical music, folk music, early theater recordings, early cinema recordings, the voices of leaders like Gandhi ji, Tagore, ya Subhash Chandra Bose, which you can actually hear from the comfort of your home. So a lot of these initiatives are being put together as part of FIHCR. I would urge all of you, particularly the young people, there is also an essay writing competition, a nationwide essay writing competition, Sri Aurobindo National History Essay Writing Contest for classes 6 to 9. So all of you who are in your 9th standard, please go to the website today, fihcr.org. And if you think you would like to participate in it, please do that. And we have a prize distribution, a ceremony held in Delhi every year. So I encourage all of you to participate in that as well. Thank you so much. One question from the audience we have time for. Oh, so many hands. Can we have one adult and one young person? One adult, one young person. Yes, hello. Thank you so much. I'll not take much time. I have a suggestion, actually. It's not a question. I live in Europe, and every small town is mobilized in its local history. I think that the young should be can be really motivated by getting engaged in local histories. And I think local libraries should be renovated, and because they are being abandoned, as you probably know, and should be renewed sites of cultural renaissance on a local level, because these huge historical themes in faraway Chola, for children who live in Bihar is very far, and vice versa. I feel this is could be a very useful way to involve young people in history. Very true. And I think that is one major drawback in the way we look at history, where it's a very Delhi-centric history. We all know by
wrote the entire genealogy of the Mughals, the Tughlaqs, the Lodhis, the Khiljis, all of those. But vast swathes of India don't feature in what is the history of Bharat. South India, where I come from, the Vijayanagara Empire, the Cholas, Rashtrakutas, Satavahanas, I mean, they're just disposed of in a map or so in the NCRT books. And the northeast of India, I mean, we don't even know anything about the history of that place. The Ahoms, who ruled for 600 long years. If we ask them, can we name one Ahom Raja? Any one of you? Any Ahom? Had you heard of the Ahoms? The children. Had you heard about the Ahom dynasty? So 600 years, such, stellar rulers, Lachit Barphukan, the famous general of the Ahoms who defeated Aurangzeb's army in the Battle of Saraighat, none of these things make an impact. So I fully endorse, before even coming to local history, I think what is regional history, that also needs to, every part of India, if you're calling it the history of Bharat, every part of India should have a stake in it and should find a mention in it, rather than just, I mean, don't delete Delhi, but Indian history does not limit itself only to the regions in and around Delhi. So that's a very valid suggestion. So I will just add to that. Vikram has a lovely book. It's called Bravehearts of Bharat, जिसमें उन्होंने कितने 15 लिटिल नोन ऐसे हीरोज के बारे में, हीरोइंस के बारे में लिखा है. आप अवश्य पढ़िए. सिंपल बुक है और 15 लोगों के बारे में आप जान पाओगे जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, पर इन्होंने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं भारत के लिए. So another question, sir. Namaskar, ma'am. Any young person. Namaskar, ma'am. Student. Namaskar, sir. Yes. My name is Jasmine. I have a question. Do you think someone has to rewrite the discovery of India? Yeah, we could call it the rediscovery of India because it's already supposedly discovered by someone. So it's a constant process. Please take a seat. It's a constant process. As I said, if everything about the past is already known and set in stone, we historians will go out of jobs. So it's a constant process of discovery, rediscovery, rediscovery. To call it revisionist and so on, it's the nature of the discipline that new discoveries happen, some new findings happen. Now, in Dholavira, in Rakhigadi, in Sinoli, you had so many excavations, and that changes the way we look at the whole Aryan problem or the Mahabharata itself and all of this. So I think that is a constant work in progress. There's one no there, right? Ma'am, as you talked about Aryan invasion theory, so once I approached a book called Volga to Ganga by Rahul Sangatayam. So I'm from literature background, so I thought it is a travel narrative. So when I read that book, it was totally a fictional justification of Aryan invasion theory. And after that, I was totally shocked. And how can I explain this to you? But still, I want your views on such books and authors. See, I think both of us spoke about it, right? A lot of such books have been positioned as history. Unfortunately, now why is that? क्योंकि as readers ना हम वो फर्क कई बार नहीं कर पाते. कई बार तो authors बोलते हैं कि वो fiction लिख रहे हैं, है ना? फिर भी हम उसमें फर्क नहीं कर पाते. इसलिए हमेशा उसका इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ो और उसके विपरीत जिन्होंने लिखा है वो भी पढ़ो. एक पुस्तक से आप नहीं कर पाओगे. So don't stop at reading that book. Read the other side of it and then make your view. कि क्या है क्या नहीं. तो सब पढ़िए. So with that, thank you so much. I'd just like to end, I think we were talking of Bharatiya perspective. A question that comes to all our minds is, were our ancestors not, and this is a criticism that not just comes now, but from the times of Al-Biruni, who said the Indians don't have a sense of history or writing things down. What is the purpose of history? We started the session with that, like what is the purpose? So philosophically speaking, what did our ancestors think about what is the need for history? Kalhan, the famous chronicler who wrote the Raja Tarangini, the rivers of kings as a tarang, one wave after the other, of all the kings of Kashmir, right from the ancient times till the medieval times, he gives this in a shlok, which I think is very important and the best way to end this. He says, इतिहास का उद्देश्य क्या होना चाहिए? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम कथायुक्तम पुरावृत्तम इतिहासम त चक्ष्मते. धर्म जो पुरावृत्ति है, जो ओल्ड नैरेटिव स्टोरीज ऑफ द पास्ट told to you as a story, kathayuktam, in tales. And for what purpose?
to attain the purusharthas, the four purusharthas of dharma, artha, kama, and moksha. But along with that, there's a very important part. Upadesha samanvitam. There has to be some didactic element, some good and bad, dharma, what is right and wrong. So if you see all the things that are called itihasas and puranas, the Athara Puran ho ya Mahabharat Ramayan, it follows this definition. It is told to you in a story form. It has right and wrong, good and bad, good and evil, always a fight. There is a moral in every story, but in the middle of all that foliage of story, fairy tales and goblins and everything, you have a kernel of truth also embedded, historical truth. So that is how our Indian, darshan जो था इतिहास को देखने का वो यही था कि there has to be a utility for society. It is not just a dry cataloging of facts कि इसके बाद ये आया, उसके बाद वो आया, उसको रट्टा मार के what are we to achieve out of it? So a concerted attempt to see what is the use of this discipline for the nation, for the future, I think that is the Bharatiya lens to looking at भारतीय इतिहास. और इतिहास जो शब्द भी है संस्कृत का, उसका अगर आप अनुवाद करें तो इसका एक्चुअल ट्रांसलेशन इज ये ऐसे हुआ था. So it thus happened. You're just stating things as they happened, as you see it, with your limited lens of the past. So thank you all so much Thank you for so being much. such a patient. But actually, you have ignited the imagination of our audience, and we have some more questions, and we can't refuse them. They've been waiting. नमस्कार सर. मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि हिस्ट्री एब्सोल्यूट नहीं होता, हर व्यक्ति का अपना इतिहास दर्शन होता है. फिर आपने ये भी कहा कि स्वतंत्रता के पहले जो इतिहास विदेशियों द्वारा हमारे लिए लिखा गया था वो कॉलोनियल माइंडसेट से लिखा गया था, और उसके बाद जो इतिहास लिखा गया वो भी नेहरूवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, इन सब दृष्टिकोणों से लिखा गया था. तो मेरा प्रश्न ये है कि हमारे लिए आज इतिहास मतलब इतिहास के लिए रेक्टिफाइड दृष्टि कैसी होनी चाहिए, वो किस तरह की होनी चाहिए जिससे हम एक अच्छा इतिहास लिख पाए. तो वही मैंने जो थ्रू द कोर्स ऑफ द कॉन्वर्जेशन जो बातें कही कि देयर इज नथिंग यूनिटरी और मोनोथीस्टिक अबाउट हिस्ट्री. देयर हैज टू बी, इसमें अलग अलग दृष्टिकोण होने चाहिए. और जो देयर इज अ नेशनलिस्टिक स्कूल, देयर इज अ सबाल्टर्न स्कूल, देयर इज अ मार्क्सिस्ट स्कूल, इन सबको साथ में पनपना चाहिए. और जो आज का पाठक है, आज का विद्यार्थी है, जैसे अमी ने भी कहा कि इन सब चीज़ों को मिला जुला के जो दृष्टिकोण आता है इतिहास का, जस्ट एज द ब्लाइंड मैन आर डिफाइनिंग द एलिफेंट, दैट इज हाउ वी वुड लुक एट हिस्ट्री. बट डोंट थ्रॉटल एनी व्यू पॉइंट. अब द विडंबना ये है कि जब हम एक स्लेव नेशन थे under the British, when the British historians like James Mill and others were writing derogatory things about Indian history, राष्ट्रवादी इतिहासकार उस जमाने में पनपते थे. आरसी मजूमदार हो या जदुनाथ सरकार हो, वीके रजवाड़े, भांडारकर, there are a whole set of them, Raghuveer Singh, several such historians who flourished even under colonial rule. When James Mill wrote his History of British India in I think 2-3 volumes, which looked at India in a very, very derisive manner. From Maharashtra, you had several people who were refuting this. And since it was a colonial state, you couldn't openly identify yourself. So newspapers में refutations आते थे. And these would all come as the first Hindu, the second Hindu, the third Hindu. तो हर सप्ताह newspapers में ये articles आके, they were refuting what the colonial master had said. So that is how the oxymoron, the विडंबना ये है इसमें कि what could happen in the colonial times, आज अगर उसी चीज से कोई बात करे तो they are dubbed as communal historians and all kinds of other names, whereas it's just a different perspective of looking at it. As long as it is source based, as long as whatever story you are telling, as long as there is a reference to it, there is textual, epigraphic, archaeological, any kind of reference and source, that should be accepted as another perspective. And that's the only way to allow these perspectives to thrive and read all of them to make up your own mind. Let me add a controversial example to this. ठीक है, जो विक्रम कह रहे हैं ना कि हिस्ट्री एब्सोल्यूट नहीं होती, उसका अर्थ ये नहीं है कि कोई सच नहीं है. एक बहुत कंट्रोवर्शियल एग्जांपल लेते हैं, जलियांवाला बाग, जनरल डायर.
जलियांवाला बाग में क्या हुआ, जनरल डायर ने बहुत सारे भारतीयों को मार दिया जो वहां पीसफुल इसमें कांग्रेगेशन के लिए हुए थे। हमारे लिए जनरल डायर विलन है, ठीक है, वही अंग्रेजों के लिए वो हीरो हो सकते हैं, दैट इज अ पर्सपेक्टिव। पर कोई ये कहे कि नहीं नहीं, जनरल डायर ने तो जलियांवाला बाग में उन लोगों को इसलिए मारा क्योंकि वो लोग किसी और जात वालों पर अत्याचार कर रहे थे, टू जस्टिफाई दैट, इज दैट हिस्ट्री? दैट इज फिक्शन, दैट इज अ मेड अप स्टोरी, राइट? तो उसमें भी फर्क समझना है कि पर्सपेक्टिव क्या है और फिक्शन क्या है। जो बहुत सारा हिस्टोरिकल राइटिंग हमारे यहाँ हुआ है वो इस प्रकार का है, जो एक बुरे को हीरोफाई करने के लिए फिक्शन क्रिएट किया जाता है, वो समझना अत्यंत आवश्यक है। और एक बार वो धीरे धीरे समझने लगोगे ना, वो कैसे समझोगे, अलग अलग चीजें पढ़कर। सॉरी आई टुक ओवर दैट, बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक दैट डिस्टिंक्शन। यस, sorry ma'am, there is one question over there. Hello, Namaskar. I am 70 years old. So can I ask a question? Because Sure. you invited question from the young mind. Sure, sir. Okay. My question is, based upon logic, we can go from A to Z. But based upon imagination, we can go anywhere. So where we should focus? Obviously, history is both an art and a science. The way you present it is the art and craft of a historian, but the science behind it is based on logic. It's based on, as I said, for anything, any claim you make, you have to show the source. Praman kahan hai, wo dikhana hai aapko. So the sources are based on actual findings, any documents, archival records, manuscripts, epigraphic accounts, inscriptions, archaeological excavations. Those are scientific methods of understanding sources. And our training as a historian is to understand how to utilize these sources, critique those sources, look at it from all perspectives, and then bring out the truth. So there it is a very logical, very definitive kind of methodology, which is what should inspire historical writing. After extracting the kernel, how to present it to people in a palatable fashion, katha yuktam puravrittam, that you can do. But everything cannot be based on fiction. Perfect. Thank you so much. Remember one thing, those who forget their history are condemned to repeat it. अगर आप इतिहास भूल गए तो आपके साथ वो वापस होगा। आप क्या चाहते हो वो आप समझिए, और जितनी भी पुस्तक हैं विक्रम की और हिस्टोरियंस की अवश्य पढ़िए। बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। Thank you so much. What a vibrant session.